हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और सभी की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा सिविक्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो हम अगर आपने टॉपिक किया हुआ है पहले से ही फिर भी आप इसको देख लेना, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है टॉपिक अपनी बुक में से और ये जो वीडियो में टॉपिक कराया जा रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, पर बाद में थोड़ा सा लेट पूछते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पहले से भाग जाओगे कि मैंने तो पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए, ये चैप्टर है हमारा जन संघर्ष और आंदोलन। और हाँ, लाइव सेशन है आज 9 बजे रात को, तो बिल्कुल भी आ जाना भाई, स्किप मत करना इसको, क्योंकि फिर बाद में आप सभी पूछते हैं कि कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि 1 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, तो हम आपस में बैठ के सारी बातें कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले अपना लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस सोच के साथ पढ़ना कि आप एक टीचर हैं। और जब एक टीचर पढ़ रहा है, सपोज कोई और जॉब है, आपकी एसएससी की जॉब है या फिर कोई और जॉब है, तो आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ ये चीज करने के लिए कि मुझे सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। ये चीज समझना, थोड़ा एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम में जा रहे हो तो आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप आगे जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकोगे। तो जितना इस वक्त अच्छे से पढ़ लोगे उतना आगे बच्चों को ठीक से पढ़ा पाओगे। तो यही चीज है, मैं इसी चीज को आगे लेकर आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओवरव्यू में देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष का मतलब अगर हम समझें तो जन संघर्ष का मतलब होता है, वैसे संघर्ष के बारे में सभी ने सुना है, बहुत सारे आंदोलन चलते ही रहते हैं हर कंट्री में। इंडिया की बात करें तो यहाँ भी बहुत आंदोलन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जब वो ठीक तरीके से काम नहीं करती या फिर कोई रूल्स ऐसे बनाती है जो कि लोगों को पसंद नहीं आते, तो उसके अगेंस्ट जो क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है या फिर विरोध प्रदर्शन जो किया जाता है, वो ही कहीं ना कहीं संघर्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, भारत में भी बहुत सारे आंदोलन के बारे में आपने सुना भी है और कुछ आंदोलन तो आपने देखे भी हैं। ठीक है, तो जन यानी लोगों द्वारा किया जाने वाला संघर्ष, तो ये आंदोलन है और लोग पॉलिसीज चेंज करवाना चाहते हैं, रूल्स को बदलना चाहते हैं। यहाँ पर हम 2 कंट्रीज हैं जिनका नाम है नेपाल और बोलीविया। इनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन 2 कंट्रीज में कौन सी ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से, और क्या क्या अलग चीजें थी जन संघर्ष का, वहां पर जो आधार था क्या उसमें डिफरेंस था। ठीक है, अगर इंडिया की जन संघर्ष की बात करें तो हमेशा एक ही टॉपिक तो होता नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि आपने श्रीलंका में भी देखा है, कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा क्या किया था लोगों ने, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, वहां पर जाकर मतलब खाने पीने की चीजों की इतनी तंगी हो गई थी कि वहां पर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, पुलिस भी उनको रोक नहीं पाई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो जन संघर्ष है इसका रूप बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, हिंसक भी हो जाता है कई बार। तो यही हम देखेंगे नेपाल के और बोलीविया के संदर्भ में। ठीक है, तो नेपाल में सबसे पहले जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। नेपाल की बात करें तो डायरेक्ट आप इस चीज पर मत आ जाओ कि वहां पर चैप्टर में क्या मेंशन है। चैप्टर से पहले आपको ये भी सोचना है कि मुझे इस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, या फिर इससे रिलेट करके मैं क्या चीज कर सकता हूँ, या फिर क्या चीज मैं पढ़ सकती हूँ इस चीज से रिलेट करके। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप पता कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे सहूलियत रहेगी, आपको कह सकते हैं आप कंफर्टेबली आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफर्ट के साथ, और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिर्फ रट लिया 4 लाइन और आपका एग्जाम क्रैक हो गया। जब आप एग्जाम क्रैक करोगे या फिर आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा हाँ मैंने ये चीज पढ़ी है ना। तो वही चीज आपको इस वीडियो के बाद नजर आएगी, अपने आप में डिफरेंस नजर आएगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल आपको पता ही है कैसी कंट्री है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब है जमीन से घिरी हुई कंट्री है चारों तरफ से। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है, साउथ एशिया में। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें कि हिमालय की गोद में है। ठीक है, और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो नेपाल और चाइना बॉर्डर पे है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये चीजें कुछ ऐसी पता होनी चाहिए। नेपाल हमारे बिल्कुल बराबर में कंट्री है जिसमें 3 तरफ से कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के साथ तो वो घिरा हुआ है ही। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल की बात करूं, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो ये है काठमांडू। अब आप बोलोगे मैम कौन पूछ रहा है, बट आपके खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए कुछ चीज। ऐसा नहीं है कि आपसे जब बच्चे आपसे पूछेंगे आगे, आप खुद अपने आप को एक टीचर मान के ही चलो ना कि आप एक टीचर हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अपने एटीट्यूड में टीचिंग
प्रोफेशन लेके आना है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर सिर्फ रट्टा लगाना है या फिर ये सब चीजें करनी है तो टीचर बनना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो टीचिंग प्रोफेशन जो है उसका हर एक पहलू आपके अंदर दिखना चाहिए, वो जुनून, वो चीज दिखनी चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है। तो कैपिटल क्या है इसकी? काठमांडू। अगर हम यहाँ पर रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो 81.3% यहाँ पर क्या है? हिंदुइज्म, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? तो गवर्नमेंट है यहाँ की कैसी? संघीय, संसदीय, गणराज्य। और अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे हम? फेडरल, पार्लियामेंट्री, रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप गणराज्य शब्द देखोगे तो गणराज्य शब्द का मीनिंग कुछ अलग है। जरूरी नहीं है कि एक लोकतांत्रिक जो राज्य है या एक लोकतांत्रिक जो कंट्री है वो गणराज्य हो ही। आप में से कितने बच्चों को पता है कि लोकतंत्र की गणराज्य का मतलब क्या होता है? सच सच बताना। चलो मैं बता देती हूँ। जब किसी कंट्री, आपने बहुत सारी कंट्रीज के नाम के पीछे रिपब्लिक वर्ड देखा होगा जरूर, रिपब्लिक। तो ये जो रिपब्लिक है, वर्ड क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्या है इस वर्ड में? तो गणराज्य का मतलब होता है, यानी लोगों का शासन है, यहाँ पर प्योर तरीके से लोगों का शासन है। और यहाँ पर राजा या किसी भी तरीके का रानी रूल एकदम खत्म हो चुका है, मोनार्की एकदम खत्म हो गया है, राजा रानी कोई रूल यहाँ पर नहीं है। तो लोकतांत्रिक सरकार, गणतंत्र भी हो, गणतंत्रीय सरकार भी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी देश में, देखिए भारत में कोई राजा रानी रूल नहीं है, लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर लोकतंत्र तो है ना, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन किंग और क्वीन अभी भी वहां पर है, चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे वो अनऑफिशियली हो, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस वहां पर अभी भी बनी हुई है। तो वो क्या नहीं है? इंग्लैंड इस वक्त गणराज्य नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अपने कंट्री नेम के पीछे रिपब्लिक लगाना पसंद करते हैं, ताकि वहां पर सामने से देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई किंग या फिर क्वीन रूल अब खत्म हो चुका है, वो इस तरह का कोई भी रूल नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जिसमें जो जनता का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पीएम बनता है, यानी देश में जो मुख्य पद हैं उन पर हमारे द्वारा ही चुने हुए लोग जाते हैं, और वहां पर कोई और ऐसा जगह नहीं ले सकता, हम ही उनका सिलेक्शन करेंगे। दूसरा है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है लोगों द्वारा ही शासन होगा, और इसमें किसी बाहरी या फिर राजा रानी का कोई रूल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज आगे से आपको ध्यान रखनी है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें यहाँ पर नेपाल में, तो ये है विद्या देवी। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, नंद किशोर। इसके अलावा अगर हम पीएम की बात करें तो ये है शेर बहादुर देवबा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूल की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है शाह रूलर्स की बहुत से ये रूल शुरू हुआ था, और यहाँ पर किंग रूल चलता था। किंग रूल फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1990 के आसपास यहाँ पर लोकतंत्र की डिमांड ज्यादा बढ़ी, और उसके बाद किंग रूल भी रहा, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, यानी अब जो है राजा की शक्तियां सीमित हो गई। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलहाल की लेजिस्लेचर, यानी अगर यहाँ की विधायिका की बात करें तो इसको बोलेंगे हम फेडरल पार्लियामेंट। कैसा पार्लियामेंट है यहाँ पर? फेडरल पार्लियामेंट, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली, और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किंगडम की, तो किंगडम मैंने आपको बता ही दिया है। किंगडम यहाँ पर शाह डायनेस्टी से शुरू हुआ और काफी टाइम तक चीजें बदलती रही, चेंज होती रही। किंगडम मतलब चलता रहा। अगर हम यहाँ पर बात करें किंगडम की, तो शाह डायनेस्टी से शुरू हुआ। इसके अलावा बहुत टाइम तक यहाँ पर डायनेस्टीज चलती रही, राजा रूल होता रहा। उसके बाद यहाँ पर डिमांड आगे बढ़ने लगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फाइनली मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। तो ये कब यहाँ पर आया था? 1990 में इसकी शुरुआत हो गई थी, और 2008 तक ये चीज चली थी, ठीक है। 1990 से लेकर
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया है, संविधान तो आ गया है, लेकिन राजा अभी भी है। राजा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि उस पे जो उसकी शक्तियां जो है उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल है, लेकिन अभी भी मोनार्की यहाँ पर है। ये चीज कब तक रही? 2008 तक। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट्स के साथ। तो ये फैक्ट्स है रिपब्लिक। ये रिपब्लिक कब बना? ये रिपब्लिक कब बना? तो रिपब्लिक बनने का इसका जो सफर है ये 2008 में शुरू हो गया था। यानी 2008 में मोनार्की जो है खत्म हो गया था, किंग एंड क्वीन रूल खत्म हो चुका था और अब पूरे तरीके से ये गणतंत्र या फिर गणराज्य जो भी आप कहना चाहें, गणतंत्र, एक गणतांत्रिक देश बन गया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर डेट की बात करें तो यह है 28 मई 2008। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इस वक्त जो वहां पर रूल चल रहा है नेपाल में, तो वो कौन सी संविधान के थ्रू चल रहा है? जो संविधान लाया गया था 20 सितंबर 2015 में, उसके हिसाब से आज वहां पर संवैधानिक रूल चल रहा है। मतलब संविधान के हिसाब से उस तरीके से रूल चल रहा है। ये चीज है बस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा जन संघर्ष क्या चीज होती है। जन संघर्ष का मतलब होता है जब लोग संघर्ष करते हैं, मतलब उनको बस सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती, मतलब कोई भी रूल हो उसको चेंज करवाने के लिए लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। वो रूल कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं रूल है कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम नेपाल की और बोलीविया की। तो नेपाल, जैसे कि हमने नेपाल के बारे में देख ही लिया है, नेपाल में किस चीज की स्थापना की बात हो रही थी, किस चीज के लिए संघर्ष हुआ था? तो ये संघर्ष हुआ था, ये आंदोलन हुए थे लोकतंत्र की बहाली के लिए। मतलब नेपाल में लोकतंत्र लाया जाए, इस वजह से लोगों ने संघर्ष किया। राजा रूल चल रहा था, वहां पर राजतंत्र चल रहा था और उससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो लोग चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक सरकार आए जिससे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो और साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी किया जाए। साथ में हम बात करेंगे बोलीविया की। पानी के निजीकरण को लेकर इसमें संघर्ष देखने को मिला। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नेपाल में जो संघर्ष था वो लोकतंत्र के लिए था, यानी सरकार बदलने के लिए था, सरकार की स्थापना के लिए था और यहाँ पे था यानी सरकार का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। लेकिन बोलीविया की बात करें तो यहाँ पर सरकार बदलने के लिए नहीं था, यहाँ पर निजीकरण को लेकर, यानी लोगों के जो अधिकार हैं उस अधिकार का जब हनन हुआ, इस चीज को लेकर यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। पानी का निजीकरण, यानी जो पानी है उसको प्राइवेटाइजेशन उसका हो गया, यानी उसको कंपनी को बेच दिया गया। तो पानी का जो बिल है वो बहुत ज्यादा आने लगा। तो इस चीज की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा आया और फाइनली क्या हुआ? संघर्ष का रूप देखने को मिला। ये है यहाँ पर नेपाल के लिए, नेपाल से पिक्चर है ये। ठीक है, लोग जन संघर्ष इस तरीके से शो कर रहे हैं, झंडे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी है, उसको देख लेते हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर। क्योंकि जैसे कि आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? रेवोल्यूशन ही तो आया था, मतलब स्थापना हुई थी किस चीज की? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो राजतंत्र पहले से ही है, लेकिन अब क्या होना था ये देखते हैं। ये बात है 2006 की। ठीक है, और वो भी अप्रैल 2006, जब ये एक बहुत ही बड़ा जन संघर्ष देखने को मिला। ऐसे क्या रीजंस थे कि इतना बड़े लेवल पे जन संघर्ष हो गया? कोई एक बात नहीं होती, कोई एक रीजन नहीं होता। जन संघर्ष के पीछे काफी टाइम से रीजन चले आ रहे होते हैं। सिर्फ एक मेन रीजन चाहिए होता है लोगों को, जिससे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो यही चीज हुई थी नेपाल में भी। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली की जब बात होती है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, 1990 की बात है। 1990 के दशक में लोकतंत्र जो है यहाँ पर क्या हुआ? कायम हुआ, यानी लाया गया। लेकिन उस लोकतंत्र में भी काफी उस तरीके से स्मूथ तरीके से काम नहीं चल रहा था लोकतंत्र का। जैसे लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए थी उस तरीके की सरकार नहीं थी। अब हुआ क्या था? क्योंकि लोकतंत्र तो था ही और आपको पता है राजा का रूल भी था, यानी राजतंत्र भी था। तो जो राजा था उसके पास जो शक्तियां थी वो औपचारिक रूप से उसके पास थी शक्तियां, यानी ऑफिशियली शक्तियां उसके पास थी। लेकिन जनता का भी इसमें काफी बड़ा रोल था। क्या रोल था जनता का? जनता का रोल ये था कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वो तो कहां से आएंगे? जनता के पास से ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब राजा की भी इम्पोर्टेंट रोल है और जनता का भी इम्पोर्टेंट रोल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक राजतंत्र था। राजा का शासन तो है लेकिन वो सही तरीके से शासन करने के लिए बाध्य है और काफी सारी चीजें उसके लिए एक तरीके से बना दी गई है। वो सिर्फ अकेला नहीं है जो रूल करेगा, बाकी अदर पोस्ट भी हैं जो कि
साथ में रूल करेंगी। तो ये बात है, इसलिए हम कह सकते हैं जो वास्तविक सत्ता है वो जनता के हाथ में थी, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनके पास सारी पावर थी। तो राजतंत्र के लिए ये सब चीजें सही जा रही थी। इसको हम और एक चीजें बोल सकते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजतंत्र तो है, यानी राजा का रूल तो है, लेकिन उसको कुछ नियम कानून से बांध दिया गया है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ना ही कोई डिसीजन जो है वो अकेले ले सकता है। तो ये चीज के लिए राजा तैयार तो था। और यहाँ पर बात होगी कौन से राजा की? वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र नाम से जो राजा है, यहाँ पर वीरेंद्र राजा की बात हो रही है। इन्होंने क्या कहा, इस चीज को यानी इस संक्रमण को मानने के लिए तैयार हो गए। संक्रमण का मतलब है कि एक प्रॉपर व्यवस्था से दूसरी प्रॉपर व्यवस्था तक शिफ्ट हो जाना। इतना आसान नहीं था, इतने समय से राजा का रूल चल रहा है और राजा को एक नियम कानून के तहत बांध दिया जाए, और मतलब पावर तो उसके पास अब भी है, लेकिन वो डिसीजन अकेले नहीं ले सकता पूरे देश के लिए, तो एक तरीके से शिफ्ट हो गया ना पावर का, तो उसके पास उतनी पावर नहीं रही जितनी पहले थी। तो वीरेंद्र राजा ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो कुछ लोग थे जिनको ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, शाही खानदान का कत्ले आम करवा दिया, मतलब वहां पर उन सबकी हत्या करवा दी। और यहाँ पर किसकी हत्या हो गई? राजा वीरेंद्र की हत्या करवा दी गई। तो जब हत्या हो गई तो उसके बाद नए राजा की जरूरत पड़ी, तो नए राजा के तौर पर ज्ञानेंद्र नाम आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो नया राजा था, इसे लोकतंत्र में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, और इसने मना कर दिया कि मैं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल भी आगे नहीं फॉलो करूंगा, मुझे बिल्कुल भी सही व्यवस्था नहीं लगती। तो लोग क्या करेंगे, लोग तो ये बोलेंगे ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो भाई जाएगी नहीं, लोकतंत्र जैसे हमने बड़ी मुश्किल से तो स्थापित किया है उसको तुम कैसे हटा सकते हो? अगर लोकतंत्र हट गया तो फिर से कैसा राज हो जाएगा, निरंकुश रूल आ जाएगा, यानी तुम राजा की पावर पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ, बहुत ज्यादा राजा को प्रेशराइज किया गया कि क्या है, लोकतंत्र में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तो 2005 में क्या हुआ, वहां का जो प्रधानमंत्री थे उनको वहां क्या कर दिया, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। तो राजा जो ज्ञानेंद्र है उसने सबसे पहला काम क्या किया, इन सब चीजों को देखते हुए 2005 में जो प्रधानमंत्री है उसको उसके पद से क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया और हटा दिया। और जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार है उसको क्या कर दिया, सरकार को भंग कर दिया। मतलब पूरा अपने मंशा दिखा दी कि मैं इस तरीके की सरकार में, इस रूल में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग बहुत ही ज्यादा भड़क गए और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हमें एक बड़े लेवल का ही कोई आंदोलन करना पड़ेगा। और इसी वजह से क्या हुआ, 2006 के अप्रैल में लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होने वो शुरू हुए। और इसमें मेनली क्या चीज है, संसद की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, 7 पार्टियों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या था, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, यानी 7 पार्टीज का गठबंधन। 7 बड़ी बड़ी पार्टीज जो संसद में थी, क्योंकि सरकार तो भंग कर दी गई थी और लोकतंत्र तो कायम था ना, लोगों के मन में तो लोकतंत्र कायम था। तो इस तरीके 7 जो पार्टी है उन्होंने मिलकर अपना एक अलायंस बनाया, या कह सकते हैं अपना एक गठबंधन बनाया, और कोशिश की कि किसी तरीके से दोबारा से लोकतंत्र को बहाल किया जाए और राजा के हाथ से पावर लेके वापस से जनता के हाथ में पावर ले आई जाए। तो इस गठबंधन का नाम क्या था, एसपीए, ठीक है। क्या था इस गठबंधन का नाम, एसपीए, यानी सप्तदलीय गठबंधन, सप्तदलीय गठबंधन। इसी चीज को देखते हुए आगे क्या हुआ, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पर 4 दिन के लिए बंद रखा गया, यानी स्कूल कॉलेज दुकान वगैरह सब कुछ, पूरी मार्केट क्या रहेगी, बंद रहेगी। मतलब हम सरकार के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये बंद सबसे अच्छा तरीका होता है ये दिखाने का कि हमने सब कुछ ठप्प कर दिया, हम देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये वाली चीज हो जाती है। लेकिन ये बंद 4 दिन का ना होके फिर पता नहीं कितने समय के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम क्या करेंगे, बंद को चालू ही रखेंगे। मतलब बंद जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, देश बंद हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही चलाए रखेंगे अपने इस विरोध प्रदर्शन को। इसमें माओवादी जो लोग हैं उन्होंने भी काफी साथ दिया इस बंद को ऑर्गेनाइज करवाने में, ठीक है। माओवादी जो संगठन है उसने भी काफी इसका सहयोग किया, यानी साथ दिया। अब क्या हुआ, कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो सबको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा इसमें कि जब कर्फ्यू लगा दिया गया तो लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, गुस्से में आ चुके थे कि कर्फ्यू को तोड़कर वो कहां पर आ गए, सड़कों पर उतर आए।
और एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली का क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। सामने से आके अब सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर डिमांड करने लगे सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करो। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देख के क्या हुआ, राजा को लगा मुझे इनकी डिमांड मान लेनी चाहिए, लेकिन वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ, ये सब चीजें ऐसी चलती रही। 21 अप्रैल का टाइम आया। 21 अप्रैल को जो आंदोलनकारी थे वो बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गए और साथ में 3 से 5 लाख के लगभग लोग इकट्ठे होने लगे और पुलिस भी उनको रोक पा नहीं रही थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर आगे क्या किया, और इन्होंने सरकार को क्या दे दिया, अल्टीमेटम, यानी हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो फिर हम कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इन सब चीजों को देखते हुए अब हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी डिमांड थी। पहली डिमांड थी संसद बहाल हो, यानी संसद का भंग कर दी गई थी ना, संसद की बहाली की बात करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सर्वदलीय सरकार बने। अब जब संसद होगा उसमें सरकार होगी तो राजा का रूल तो अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा नई संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, नई संविधान सभा का गठन। तो ये 3 डिमांड के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, बंद का प्रदर्शन कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारी जो डिमांड है उसको तुम्हें मानना चाहिए। और दिन पे दिन लोग बढ़ते चले जा रहे थे। 21 अप्रैल को 3 से 5 लाख के आसपास लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके थे। तो फाइनली राजा को क्या करना पड़ा, उनकी डिमांड को कहीं ना कहीं मानना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी। तो राजा ने क्या किया, ठीक है तुम्हारी डिमांड में मान लेता हूं। और ये बात है 24 अप्रैल 2004 में। अल्टीमेटम का जो लास्ट चरण है वो लास्ट डे आ गया, मतलब इस दिन के बाद हम लोग हिंसक हो जाएंगे। और तो उस हिंसक होने से पहले जो सरकार है उसने उनकी बात मान ली, राजा ने तीनों उनकी डिमांड मान ली। और एसपीए जो 7 पार्टी थी बड़ी मिलकर जिन्होंने इसका आह्वान किया था इस विरोध का, उन्होंने क्या किया, किसको नया प्रधानमंत्री बनाया, गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है, इनको क्या, अंतरिम सरकार का, यानी उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका पीएम इन्होंने बनाया, किसको, गिरिराज प्रसाद कोइराला को। इसके अलावा संसद की बहाली की बात की गई और संसद को फिर से लाया गया। संसद की एक बैठक हुई जिसमें कि कानून भी पारित किए गए। और मेनली इन कानूनों को बनाने का रीजन क्या था कि जो राजा की पावर है उसको कम कर देना, कि राजा की जो शक्तियां हैं वो कम कर दी जाएंगी और ज्यादातर उसकी शक्तियां जो हैं वापस ले लेगी। तो ये चीजें हुई थी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिली पार्टियों के बीच में। और एक और पार्टी है माओवादी। माओवादी पार्टी का मतलब है जो माओ के जो विचार हैं, आपको पता है चीनी क्रांतिकारी थे ये माओ, तो माओ की जो विचारधारा थी ये विचारधारा थी साम्यवादी। तो इस विचारधारा से ये लोग प्रभावित थे और माओ को अपना एक तरीके से इंस्पिरेशन मानते थे। और मेनली किसकी बात करते थे, किसानों के जो छोटे मजदूर हैं उनके न्याय की ये लोग बात किया करते थे। और इनका कहने का मतलब ये था कि ये लोग क्रांति करके हम क्या करेंगे, फाइनली जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर हमारा रूल हो जाएगा यहाँ पर सभी लोग इक्वालिटी के साथ रहेंगे। तो ये चीज हुई। गिरिजा प्रसाद कोइराला को पीएम बनाया गया। कानून बनाकर राजा की शक्ति को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और इसी को जो क्वेश्चन आपसे मेनली पूछा जाता है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई हुई थी, जो संघर्ष हुआ था, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ठीक है, ये पूरी बात थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोलीविया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, बोलीविया के बारे में। ये बोलीविया से ली गई पिक्चर है। ठीक है, बोलीविया में जनसंघर्ष। बोलीविया की बात करें तो यहाँ पे मेनली जो युद्ध था वो पानी को लेकर था। सरकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर पानी का जो निजीकरण हुआ था ये मेन प्रॉब्लम थी, कि वो चाहते थे कि पानी का जो निजीकरण का अधिकार है वो सिर्फ सरकार के पास रहना चाहिए, बल्कि निजीकरण करे ही क्यों, मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो जिस कंपनी के पास सारे अधिकार हैं वो अपने तरीके से काम करेगा और लोगों को बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होगा और वो लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सेम सिचुएशन हुई वहां पर
बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ क्या किया, एक बहुत ही बड़े जन संघर्ष का क्या किया, आह्वान किया। अब कैसे किया वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोलीविया है कहाँ। ठीक है, बोलीविया जो है वो लैटिन अमेरिका का एक देश है, साउथ अमेरिका कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका में पड़ती है ये कंट्री, और ये काफी गरीब कंट्री मानी जाती है। ठीक है, अब तो खैर डेवलपमेंट हो गया, लेकिन हम उस टाइम की बात करें जिस वक्त संघर्ष हुआ था, तो लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनका बिल जो है वो काफी बढ़ गया था। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा ले रखे थे, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ की सरकार से क्या कहा कि जो नगर पालिका जलापूर्ति करती है, मतलब जल का जो राइट्स है प्रॉपर, वो अपने नियंत्रण से छोड़ दे। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया। तो सरकार ने क्या किया फिर, इस जगह को आपको याद रखना है, कोचबंबा शहर। ठीक है, ये नेम याद रखना आपको, कोचबंबा शहर। कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का जो अधिकार है वो किसको दिया गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया, यानी एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया गया। सारे अधिकार उसको बेच दिए गए, मतलब ये जो जल की जो आपूर्ति है इसको करने का राइट सारे के सारे इस बड़ी एमएनसी को दे दिए गए। तो एमएनसी क्या करेगी, अपने हिसाब से लाभ कमाएगी। जल्दी जल्दी में पानी की जो कीमत है वो कम से कम 4 गुना बढ़ गई, और ये सब कुछ देखते हुए जो लोगों के मंथली बिल है वो 1,000 रुपए तक आने लगे। ठीक है, अब इतने ज्यादा बिल को लोग कैसे पे कर सकते थे, तो बोले हुए कि जो लोग थे उनकी जो औसतम इनकम थी वो लगभग 5,000 रुपए थी। अब 5,000 में से अगर 1,000 रुपए वो सिर्फ बिल में ही दे देंगे तो उनके पास बाकी कामों को पूरा करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपने आप ही किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लोगों ने इसी बिहाफ पर क्या किया, जन संघर्ष उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। सन 2000 जनवरी में कह सकते हैं कि गठबंधन हुआ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स में, जिनमें कि श्रमिक भी शामिल थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे, इसके अलावा कुछ सामुदायिक नेता भी शामिल थे। अब कोई भी आंदोलन ऐसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता कि कोई आके वहां पर बैठ गया कि मैं अनशन पर हूं या फिर मैं संघर्ष कर रहा हूं। संघर्ष का मतलब होता है लोगों का कि एक तादाद में इकट्ठा हो जाना। तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए और कुछ लोग थे जिन्होंने इसकी लीडरशिप करी, काफी ग्रुप्स थे। ठीक है, ये लोग क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे। इन्होंने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल करके, यानी स्ट्राइक पर चले गए। तो स्ट्राइक पे जाने के बाद क्या होगा, सारे में बंद पड़ जाएगा, है ना। सरकार जो है बातचीत के लिए तैयार तो हुई, लेकिन हड़ताल वापस उसने इन लोगों ने हड़ताल वापस नहीं ली। फिर भी शुरू में हड़ताल वापस नहीं ली, बाद में हड़ताल क्या है वापस ले ली गई। जब सरकार ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और बोला चीजें ठीक करने के लिए, तो इन्होंने हड़ताल वापस ले ली। लेकिन उस हड़ताल को वापस लेने से भी कोई भी फायदा उनको नहीं मिला। इसीलिए फरवरी में, पहले जनवरी में हुआ था आंदोलन, उसके बाद फिर फरवरी में फिर से इन लोगों ने ये हड़ताल की शुरुआत कर दी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, पुलिस ने अपना पार्टिसिपेशन पूरा दिखाया और बहुत ही बुरे तरीके से इसका दमन कर दिया। यानी इन लोगों को की जो हड़ताल थी उस पर क्या मतलब उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, उनको वहां से उठा दिया, वहां से खदेड़ दिया गया लोगों को। तो इस तरीके से क्या हुआ, बर्बर पूर्वक दमन किया गया, बर्बरता पूर्वक। बर्बरता मतलब जब मानवीयता का अभाव होता है, जो मानवीय चीज है ही नहीं। ठीक है, उनको बहुत परेशान किया गया और हड़ताल वापस लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। साथ में मार्शल लॉ भी लाया गया। क्या चीज है मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ में क्या है कि सारी पावर जो है पुलिस के पास आ गई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो एमएनसी थी उसको उनकी डिमांड माननी पड़ी लोगों की। लोग बाज बिल्कुल भी नहीं आए, और लोगों की जो ताकत है, जनता की जो ताकत है, उसके सामने बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिल्कुल भी टिक नहीं सकी। और सरकार को फाइनली जो भी उनकी डिमांड्स थी वो चीजें माननी पड़ी, मतलब उनकी जो मांगे थी उनको मानना पड़ा। और दोबारा से इसका राइट जो है वो किसको दे दिया गया, नगर पालिका को। ठीक है, नगर पालिका से छीन के किसको दे दिया गया था पहले ये अधिकार, एमएनसी को। लेकिन फिर एमएनसी से कहां वापस आ गया, नगर पालिका के पास ही वापस आ गया। तो इस आंदोलन में इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, बोलीविया का जल युद्ध, बोलीविया का जल युद्ध। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लोकतंत्र और जन संघर्ष। लोकतंत्र और जन संघर्ष, इसमें हम बात करेंगे कि हमने भी दो सिचुएशन देखी हैं, एक तो नेपाल में देखी है और एक बोलीविया में देखी है। इन दोनों ही सिचुएशन में तुम्हें क्या फर्क नजर आया? ये था सरकार चेंज करने के लिए जनसंघर्ष, और ये था अपने एक अधिकार को लेकर जनसंघर्ष। कि निजीकरण करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, तो यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, और यहाँ पर लोगों को अपनी खुद की ही कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? जनसंघर्ष किया गया। दोनों ही देशों का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, किस चीज का? राजनीतिक पार्टीज का, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीति का इसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यही चीज होती है जब, यही वो वक्त होता है जब दूसरी सरकार आने का टाइम होता है। मतलब पुरानी सरकार अगर फेल हो जाती है तो फिर जो विपक्षी पक्ष हैं वो क्या करते हैं? वो फायदा उठाने की इसमें कोशिश करते हैं। तो एक चीज और कह सकते हैं, ये एक तरीके का राजनीतिक संघर्ष भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और इस संघर्ष से जनता है वो बड़े पैमाने पर मोबिलाइज हो जाती है, यानी लामबंद हो जाती है। उनको अपने अधिकारों के बारे में, सब चीजों के बारे में पता चलता है, और जन समर्थन भी लोगों को खूब ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही चीज है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ राजनीतिक संगठन भी होते हैं जो इस विरोध में शामिल हो जाते हैं। कुछ एक प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, दबाव समूह, या फिर उनको हित समूह भी बोल सकते हैं। ये भी इन जन आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं, और किस लिए होते हैं? अपने अपने हित के लिए, अपने अपने फायदे के लिए। दूसरी बात देखते हैं, अगर लोकतंत्र में जो जन संघर्ष होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? विकास करना, है ना, डेवलपमेंट होता है इसका मेन लक्ष्य। बहुत सारे हमारे अधिकार है, राइट टू वोट हुआ, ये सब चीजें हुई, ये इन सब चीजों से ही तो आई है कि हाँ भी लोग जब अवेयर हुए, उनको पता चला है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं और इसके आंसर हमें चाहिए। तो जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। संस्थाओं की भूमिका, कुछ एक अलग वो भी होती हैं संस्थाएं जो कि इन जन आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यायपालिका का रोल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें जनता जो है खुद ही डिसीजन ले लेती है और उसे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर उनको खाने पीने के सामान की जरूरत है तो कितनी बार सरकार को बोला जाएगा कि हमें खाना प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसी ऐसी चीजों में ना राजनीतिक समूह या फिर राजनीतिक पार्टी की बात करें, या हित समूह, या फिर प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, जो सभी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक घटना लेंगे हम, ये घटना है कहाँ की? कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक में चला था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तोड़ो और रोपो आंदोलन। तोड़ो और रोपो आंदोलन 1984 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? कर्नाटक ने एक कंपनी बनाई, क्या नाम था? कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड, ठीक है। कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड इस नाम से एक कंपनी आई, और इस कंपनी का क्या काम था? कम से कम 30 हेक्टेयर जमीन पर 40 साल के लिए इसको क्या दे दिया गया? मुफ्त दे दी गई जमीन, ताकि यहाँ पर अपना काम कर सके। और ज्यादातर इसमें इस जमीन को कौन यूज करता था? किसान यूज करते थे, ठीक है। वहां पे चारा के लिए आते थे, मतलब गाय भैंस को लाया करते थे चरने के लिए। अब उनका आना जाना बिल्कुल बंद वहां पर हो चुका था, इसलिए संघर्ष देखने को मिला। इसके अलावा कि कौन से पेड़ यहाँ पर लगाने थे? यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस के जो पेड़ थे वो यहाँ पर लगाने शुरू किए। तो किसान जो है उन्होंने इसका खूब प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि ये जो पेड़ है ये जमीन को खराब कर देंगे, और कागज की लुगदी बनाने के लिए इनको ये चाहिए था। लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया? आंदोलन इसके पीछे फिर शुरू कर दिया, और इस आंदोलन को नाम दिया क्या? तोड़ो और रोपो, ठीक है, कित्तिको हच्चिको। तो ये जो आंदोलन था
1987 में बड़े लेवल पे आगे आ गया। 1984 में नहीं था ये, 1987 में था। तो अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो बताना आपको 1987। लोगों ने पेड़ उखाड़े और उसकी जगह पे दूसरे प्लांट लगाने शुरू करे जो जनता के लिए बिल्कुल सेफ थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लोग जो है वो प्रदर्शन में साथ मिल जाते हैं और फिर आगे अपने जो भी नेता। लामबंदी का क्या मतलब होता है? मोबिलाइजेशन या मोर्चाबंदी भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हमें एक आंदोलन शुरू करना होता है, चलाना होता है, तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और एक तरीके से अपनी सेना की तरह प्रिपेयर उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था? नेपाल में हड़ताल का आह्वान हुआ और ये भी नहीं पता था कि हड़ताल का आह्वान कितने दिन के लिए होगा, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एसपीए ने, यानी 7 पार्टी का जो ग्रुप था उसने, उस अलायंस ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं था सिर्फ एसपी ही इसमें शामिल था, इसमें नेपाल की एक पार्टी थी, नेपाली माओवादी पार्टी, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये वाली पार्टी भी इसमें ऐड हो गई थी और इसका भी सेम ही चीज थी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम था, या फिर इसको कह सकते हैं नेपाली माओवादी पार्टी। इसका ये था कि जो भी चीजें हैं वो पहले की तरह हो जानी चाहिए, संसदीय लोकतंत्र आ जाना चाहिए। तो इस डिमांड को लेकर ये पार्टीज आगे आ रही थी। लेकिन सशस्त्र विद्रोह होने के पूरे यहाँ पर चांसेस हुए और ये सशस्त्र विद्रोह हुआ भी, यानी शस्त्रों के साथ, यानी वेपन्स के साथ ये विद्रोह देखने को मिला। नेपाल का जो जनसंघर्ष हुआ इसमें राजनीतिक दल तो शामिल ही थे, इसके अलावा वो सभी लोग जिसका इस पर असर पड़ रहा था, मजदूर संघ भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा जो वहां के मूलवासी थे वो भी संघर्ष में शामिल हुए। इसके अलावा वहां के जो शिक्षक थे, इसके अलावा वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता, ये सब इसमें शामिल हो गए। तो ये जो आंदोलन है इसको बहुत ज्यादा फिर तो अगर हम बात करें बोलीविया और नेपाल में डिफरेंस की, तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष था वो पानी को लेकर था, कि जो जितने भी राइट्स है पानी को लेकर वो पहले नगर पालिका के पास थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक के कहने से सरकार ने ये जो राइट्स हैं ये सब एमएनसी को दे दी, बड़ी कंपनी को दे दी, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। तो पहले नगर पालिका के पास राइट थे तो वो अपने हिसाब से बिल देती थी, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपना फायदा ज्यादा देखती हैं, तो फिर इनकी वजह से बिल कितने होने लगे? 4 गुना आने लगे। तो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जो जनसंघर्ष है वो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे डिफरेंस मेन ये है कि नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी बड़े लेवल पर जनसंघर्ष में, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि शामिल था जिसका नाम है फेडकोर। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो यहाँ पर शामिल था इसमें जनसंघर्ष में। तो इसके मेन जनसंघर्ष में कौन सा ग्रुप शामिल था? फेडकोर। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि फेडकोर जो था उसी ने ही इसका संघर्ष का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इस संगठन में मेनली कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें शामिल थे बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, इसके अलावा पर्यावरणविद थे, यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं वो शामिल थे। इसके अलावा स्थानीय जो कामकाजी लोग हैं, वर्किंग जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे, और वो किसान भी शामिल थे जो पूरी तरीके से सिंचाई का जिनका काम था। ऑब्वियस सी बात है, खेती करने के लिए पानी चाहिए, और पानी अगर बहुत ज्यादा पानी चाहिएगा खेतों में, तो अगर 4 गुना कीमत है तो सोच सकते हैं किसानों के ऊपर तो कितना ज्यादा बिल आ जाएगा। तो यही चीज है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत संगठन थे, वो इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा कोच बम्बा हमने शहर की बात की है, वहां के जितने भी ग्रुप्स थे, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट्स हो, सब लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने इस चीज का समर्थन किया, इस आंदोलन का समर्थन किया। और फाइनली इस पूरी चीज को किसका सपोर्ट मिला? सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का भी इसको सपोर्ट मिला। और फाइनली 2006 में ये जो सोशलिस्ट पार्टी है यही कहां पर आई? सत्ता में आ गई। आपने देखा होगा जब भी कोई जनसंघर्ष होता है तो पहले तो स्टार्टिंग में लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पार्टीज आनी भी शुरू हो जाती है, उसमें ऐड होनी शुरू हो जाती है, और वो भी लोगों की हक की लड़ाई में शामिल हो जाती है। वो इसीलिए होती है ताकि जब रिजल्ट की बारी आए तो उनका नाम भी सामने शामिल किया जाए कि हमारी वजह से जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो सकी। तो यही हुआ। सोशलिस्ट पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट रोल इस जनसंघर्ष में रहा कि 2006 के जो इलेक्शंस थे उसमें ये पार्टी जो है सत्ता में आ गई थी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे हम बात करते हैं
क्या इंपॉर्टेंट रोल है दबाव समूह का। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या रोल होता है, या फिर ये जो संगठन है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या रोल है। ठीक है, लोकतांत्रिक सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन संगठन का, या फिर कह सकते हैं इन प्रेशर ग्रुप्स का, इन सब संगठनों का क्या रोल है। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के संगठन देखे दोनों ही सिचुएशन में। एक तो क्या था, पॉलिटिकल पार्टी था, और एक था मोस्टली प्रेशर ग्रुप्स। और दोनों ही क्या करते हैं, एक तरीके से फैसले लेने में हेल्प करते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो पावर है गवर्नमेंट की, उसको प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब ये प्रभाव कैसे हो सकता है, प्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, राजनीति में भागीदारी करते हैं, तो उनके पूरे राइट हैं कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो पार्टी को उस चीज के लिए बोला जाए। इसीलिए बात आती है यहाँ पर चुनाव करने की। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम उसी सरकार को, उसी व्यक्ति को या उसी दल को सरकार बनाने के लिए बोलते हैं जो हमारी पसंदीदा है, जिसके लिए लगता है कि वो हमारे लिए काम करेगी। इसके अलावा दूसरे तरीका ये भी है कि जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, अगर बात सही तरीके से नहीं चल पा रही है तो उसमें अपनी भागीदारी देनी बंद कर देते हैं, जैसे कि बंद का आह्वान किया गया या फिर हड़ताल की गई। तो ये सब चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अपनी हिस्सेदारी दिखाना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो अप्रत्यक्ष तरीके की अगर हम बात करें, अप्रत्यक्ष तरीका, इसमें क्या है, जो नागरिक हैं या जो लोग हैं वो अपनी जो डिमांड है वो सरकार को जाहिर कर देते हैं, और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संगठन बनाते हैं। डायरेक्ट तरीके से संगठन बनाते हैं और संगठन के थ्रू अपनी जो डिमांड्स है उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर एक्टिविटीज चलती हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, सरकार को उनकी डिमांड माननी पड़ती ही है। नेक्स्ट यहाँ पर दबाव समूह और आंदोलन, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स ये आपने पहले ही पढ़ा होगा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एक पर्टिकुलर हित समूह भी इनको बोल सकते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इनका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है सरकार की उसको प्रभावित करना। अभी होता क्या है दबाव समूह, तो दबाव समूह तब बनता है, इसका निर्माण तब होता है जब एक जैसे पेशे वाले लोग, यानी समान पेशे वाले लोग, सेम प्रोफेशन वाले लोग हो सकते हैं, जिनका जो उद्देश्य है वो भी सेम होता है, जो उनका मत होता है यानी उनका जो माइंडसेट होता है वो भी एक ही तरीके का होता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि दबाव समूह में आप देखेंगे श्रमिकों के अलग ग्रुप होते हैं, अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, किसानों के अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के अलग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश भर में ग्रुप बनाए जाते हैं। नेपाल में अगर जनसंघर्ष की बात करें तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर ये आंदोलन हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था वो था लोकतंत्र की बहाली, यानी हमारी जो व्यवस्था है उससे हम खुश नहीं है, तो हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करना है। इसी वजह से नेपाल का जो संघर्ष था लोकतंत्र की बहाली के लिए, इसको लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन की संज्ञा भी दी गई। जन आंदोलन जो शब्द है उससे आपका जो मतलब है वो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ठीक है। इसके अलावा सूचना का अधिकार, इस चीज को लेकर भी काफी अवेयर दिखे लोग, है ना, इसका आंदोलन चला। इसके अलावा शराब को लेकर काफी ज्यादा आंदोलन देखने को मिला, शराब विरोधी या फिर शराब बंदी आंदोलन देखने को मिले हैं। इसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड भी बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले हैं, पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यही सब क्या होते हैं, अपना अपना अलग एक ग्रुप बना लेते हैं। अब दबाव समूह जो है उनका जो मेन पर्पस होता है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करना नहीं होता है, क्योंकि चुनाव में पार्टिसिपेट करने का काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी राजनीतिक दलों को। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इतना ज्यादा वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि जो दल है उसको अपनी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। मतलब इनका जो मेन पर्पस होता है प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव बनाना, क्या बनाना, दबाव बनाना, ताकि इनकी जो बात है उसको ठीक तरीके से मान लिया जाए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। वर्ग विशेष के हित समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है।
तो हर कोई अपना अपना अलग एक ग्रुप बना लेता है। जैसे कि अभी मैंने अभी आपको बताया मजदूर संगठन मजदूर संगठन। खैर मजदूर तो मजबूर ही होते हैं, तो मजबूर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर संगठन हो सकते हैं। बहुत सारे जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो भी अपना खुद का संघ बना लेते हैं। इसके अलावा वकील भी हो सकते हैं। जब स्ट्राइक पर जाते हैं डॉक्टर्स, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा शिक्षक भी जाते हैं ना स्ट्राइक पर। आपने आमतौर पर दिल्ली में भी देखा होगा, यूपी वगैरह, कि ये सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि हमारी जो जॉब है उसको परमानेंट कर दो। इन सबको लेके भी काफी सारे ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करेंगे। यहाँ पर एक नाम है फेड कोर। आपने पहले ही मैंने आपको बता दिया है शायद। तो मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फेड कोर जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है बोलीविया से। क्यों? क्योंकि यही मेन ग्रुप था, प्रेशर ग्रुप इसको कह सकते हैं, जो कि बोलीविया के जन संघर्ष में सबसे पहले आगे आया था। इसके अलावा नेपाल में देखने को मिला कि मानवाधिकार के जो बहुत सारे संगठन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जन सामान्य की बात करें या फिर जनहित समूह की बात करें, मतलब ये कल्याणकारी जो चीजें होती हैं उनके लिए काम करते हैं। जो कल्याणकारी समूह भी इनको बोल सकते हैं, जो सोसाइटी के बारे में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर वर्ग विशेष की बात करें तो बंधुआ मजदूरी को लेकर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। बहुत सारे सोशल कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप्स भी निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे एक ग्रुप की जो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस ग्रुप का नाम है BAMCEF। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। इसका निर्माण किस लिए हुआ था? इसका निर्माण हुआ था कि यहाँ पर क्या चीज चल रही थी? जातिगत भेदभाव। सरकारी जो कर्मचारी थे, ठीक है, सरकारी जो एम्प्लॉयज थे, सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे, उनके साथ जाति को लेकर भेदभाव होता था। तो इसको लेकर इस ग्रुप ने यानी BAMCEF ने क्या चलाया था? एक क्या कह सकते हैं, एक मुहिम चलाई थी कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं हम आंदोलनकारी समूह। आंदोलनकारी यानी आंदोलन करने वाला समूह। नेपाल के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कुछ खास उद्देश्य थे, जैसे कि राजा जो है उसकी जो शक्ति है उसको कम कर देना। मोस्टली क्या होता है, राजा कोई आदेश देता है और उसके हिसाब से लोगों को काम करना होता है। तो ये क्या है, ये ऐसा संघर्ष था, ये ऐसा जन संघर्ष था जिसने राजा को किस चीज के लिए बोला कि अब तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाली है, तुम्हारे जो आदेश हैं उसको तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। इस चीज के लिए उनको बाध्य कर दिया गया और फाइनली क्या हुआ, लोकतंत्र की बहाली उस देश में हो गई। अब क्या था, राजा ने तो लोकतंत्र लगभग समाप्त कर ही दिया था, लेकिन जैसे इंडिया की बात है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ जिसमें कि डैम बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, और ये जो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है लोगों का विस्थापन का मामला था, यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया गया था। नदी का नाम है नर्मदा और इस योजना का नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर बनाया गया था सरदार सरोवर बांध, तो आपको आंसर दे देना है नर्मदा नदी पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में है ये नदी, कौन से स्टेट में बहती है ये नदी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। इसके अलावा बांध बनाने को रोकने को लेकर डिमांड हुई थी और बांध के विकास के मॉडल पे भी सवाल उठाया गया था कि इससे कोई भी किसी को फायदा नहीं होने वाला। काफी ज्यादा एक्टिव ये ग्रुप रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण को लेकर और महिला आंदोलन को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। बहुत ज्यादा आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। अगर इंडिया की बात करें या फिर किसी भी कंट्री की बात करें तो आंदोलन तो मोस्टली हम देखते ही हैं। यहाँ पर आपको BAMCEF जो है उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है NAPM।
NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। ये एक ऐसा ही संगठन है जिसने जो बहुत अलग अलग तरीके के मुद्दे थे और जिनमें संघर्ष चल रहा था, उन मुद्दों को एक इम्पोर्टेंट घटक बनाने का इसने काम किया। पर्यावरण को लेकर ऐसी चीजें देखने को मिलती ही रहती हैं, ठीक है, काफी सारे ग्रुप्स आते रहते। तो NAPM की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, यानी जो दबाव समूह हैं, वो पॉलिटिक्स पर यानी वो राजनीति पर किस तरीके से असर डालते हैं। तो आपको तो पता ही है कि इनका मेन काम चुनाव लड़ना तो है नहीं, इनको तो सिर्फ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिनकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो मान ली जाए, ठीक है। और इनके सूचना दी जाती है, मेनली कह सकते हैं कि सूचना अभियान चलाने का काम है इनका, सबसे पहला काम होता है। ये लोग मीडिया को, ये ग्रुप जो है, ये मीडिया को प्रभावित करते हैं, मजबूर कर देते हैं मीडिया को आने के लिए कि मीडिया आकर सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं। इसके अलावा हड़ताल वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ काम ये प्रेशर ग्रुप्स ही करते हैं। इसके अलावा मेन काम और क्या होता है इनका? जो सरकारी कामकाज है इसमें भी बाधा का काम करते हैं, ताकि जो सरकार की जो पॉलिसीज है उनको चेंज किया जा सके। लोगों को इमोशनल किया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी इमोशंस के साथ जुड़ा जाए। दूसरा है जो व्यवसाय बेस्ड ग्रुप होते हैं, यानी जो प्रोफेशन बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, उसमें लोगों को एक तरीके से क्या कहते हैं कि ज्यादा लोग इसमें साथ में जुड़ते हैं और ये किस चीजों की हेल्प लेते हैं? एडवर्टीजमेंट की, यानी विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। और कोई एक व्यक्ति जो कि बड़ी सेलिब्रिटी हो उसको उसके साथ कई बार देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी जुड़ जाती हैं इनकी मुहिम के साथ। चुनाव में पार्टिसिपेट करना, मैं पहले बता चुकी हूँ, चुनाव में पार्टिसिपेट करना इनका मेन पर्पज नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशन में चुनाव में भी पार्टिसिपेशन हो जाता है और मेनली कोई ना कोई राजनीतिक जो दल है इनको सपोर्ट इनडायरेक्ट तरीके से कर ही रहा होता है, नहीं तो इतनी हिम्मत तो ग्रुप्स की हो ही नहीं पाती है ना। मजदूर संगठन हो चाहे छात्र संगठन, इस तरीके से बहुत सारे संगठन होते हैं जिनको पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। इसके अलावा कभी कभी जो आंदोलन है वो राजनीतिक दल भी बन जाता है। कभी कभी जो आंदोलन है उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते करते एक राजनीतिक दल भी बना लिया जाता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग में अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, है ना, किसी पर्पज से कि काला धन जो है उसको वापस लाया जाएगा। लेकिन ये जो आंदोलन है ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया कि आम आदमी पार्टी की स्थापना हो गई और दिल्ली में सरकार भी बन गई और दूसरी बार भी बन गई। तो लोगों को काफी रास आ गई, सरकार काफी पसंद आ गई, इस वजह से इसने पॉलिटिकल पार्टी का रूप भी ले लिया। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने। तो यही है, पहले एक आंदोलन चलता है और उस आंदोलन में से भी कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आ जाती है। ऐसे ही कुछ एक पार्टी है, जैसे कि हम बात करें असम आंदोलन हुआ था। कौन सा? असम आंदोलन। तो इस असम आंदोलन से कौन निकल कर आया? असम गण परिषद। ठीक है, ये जो आम आदमी पार्टी है किसी विशेष उससे निकल के नहीं आई थी, ना ही इसका कोई विशेष पर्पस है, लेकिन असम आंदोलन से असम गण परिषद निकल कर आई। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस को समझने की जरूरत है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी समाज सुधार को लेकर काफी चीजें सामने आई और इस समाज सुधार को लेकर ही डीएमके पार्टी बनी, जिसको आगे क्या बोला गया? AIADMK। तो ये भी समाज, इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है? समाज सुधार को लेकर। किसको? समाज सुधार को लेकर। नेक्स्ट हम देखेंगे दबाव समूह जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ जुड़ जाता है, पर कई बार उनमें विरोधी पक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष रूप से क्या है वो रिलेट नहीं करते, लेकिन परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, एक दूसरे के कई बार अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। फिर भी कह सकते हैं कि इनके बीच में संवाद या फिर कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन चलता ही रहता है और इस कॉन्वर्सेशन को ये हमेशा चलाते ही रहते हैं, ताकि जो प्रेशर ग्रुप्स है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में कहीं ना कहीं
सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि क्या जो दबाव समूह है वो आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। तो इसका आंसर देने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो कंट्रोल होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सिचुएशन पे। इसके अलावा संतुलन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो दबाव ग्रुप है या फिर कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये एक तरीके से पॉलिटिक्स में या सरकार के ऊपर संतुलन का काम करते हैं। कोई भी चीज का जो एक्सेस होना गलत होता है, अगर कोई भी चीज की अति हो जाए तो वो हमेशा हानिकारक ही होती है। चाय में मीठा ज्यादा डल जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, और सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो आप तो वहां भी दिक्कत हो जाती है। तो किसी भी चीज की अति होना हमेशा ही गलत होता है। तो वही बात है, अगर दबाव ग्रुप के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार आ जाएगा तो वो अपनी फिर पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी, फिर तो उसी की बात मानी जाएगी, वो ज्यादा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर दबाव समूह की बात भी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी होगी तो भी गलत हो जाएगा। तो एक तरीके से संतुलन की जो स्थिति है वो तभी होगी जब दोनों साथ में मिलकर सही तरीके से काम करें और समाज की कह सकते हैं या फिर देश की भलाई की बात इसमें सोची जाए। तो संतुलन बनाने की अगर राजनीति देखी जाए तो दबाव समूह जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स के नेक्स्ट पार्ट में। 2 पार्ट के बाद जो सिविक्स है वो फिनिश हो जाएगा और कल इसकी वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, और हो सकता है कल दोनों ही वीडियो आ जाएं तो कल तक सिविक्स खत्म हो जाएगा। तब तक एमसीक्यूज इसके आ रहे हैं वो करते रहिए। हिस्ट्री की पीडीएफ आपको मिल चुकी है टेलीग्राम ग्रुप पर, वो तब करना जब आप क्या करो, हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप फिर बाद में इवेल्युएट कर सको कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही हैं। और 9 बजे हमारा सेशन है, ठीक है, 9 बजे हम बात करेंगे। काफी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि 1 मंथ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो क्लास देखना ना भूलें, लाइव आना ना भूलें, जल्दी से काम कर लीजिए अपने खत्म, और एमसीक्यू भी लगाते रहिए साथ के साथ। आज सुबह भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जितनी भी प्लेलिस्ट है सबको देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी।